बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीडा एक्ट के बारे में जानेंगे कि पीडा एक्ट क्या चीज़ है। ये 2006 में पीडा एक्ट पास हुआ और इसकी क्या सज़ा जज़ा क्या होती है, किन ग्राउंड पे पीडा इनिशिएट होता है, ये हम शॉर्टकट से इसको जानेंगे। वैसे तो ये लंबा चौड़ा एक्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये 2006 में आया। इसकी जो मेन डेफिनेशंस हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं वो क्या हैं। एक्यूज़ की डेफिनेशन है जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी होती है या पीडा जिसके अगेंस्ट इनिशिएट होता है उस एम्प्लॉय को एक्यूज़ड बोलते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जिसने आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया। और उसके बाद कम्पिटेंट अथॉरिटी भी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही आपकी कम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। और उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी, अगर पीडा इनिशिएट हो गया, पीडा की जो रिकमेंडेशन है, सज़ाएं हैं, आप उनकी सेहत से इनकार करते हैं कि ये गलत किया गया आपके साथ, तो आप जो कम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नेक्स्ट जो अथॉरिटी होती है, फॉर एग्जांपल आप पीएचडी टीचर हैं तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डीओ है, तो आप किसको सीओ को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो इसको अपीलेंट अथॉरिटी बोलते हैं, जो जिसके पास आप अपनी अपील दायर करवाएंगे, जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी या कम्पिटेंट अथॉरिटी से ऊपर वाली अथॉरिटी होती है। उसके बाद किन ग्राउंड्स पे पीडा इनिशिएट हो सकता है, ये जो ग्राउंड्स हैं वो बता देता हूँ। इनएफिशिएंसी है कि आपको जो असाइनमेंट दी गई थी वो आप पूरी नहीं कर रहे। मिसकंडक्ट है, आप किसी ऑफिसर के साथ या अपनी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको सही तरह से पूरा नहीं कर रहे, तो ये मिसकंडक्ट में आएगा। करप्शन है, आप किसी से कोई लेन देन करते हैं, आप सरकारी तनख्वाह लेने के बावजूद आप किसी से जायज़ ऑफिशियल काम के पैसे लेते हैं, और या जो सरकारी फंड्स हैं आप उनका को मिस यूज़ करते हैं, ये इसमें करप्शन में आएगा। उसके बाद सबवर्सिव एक्टिविटीज़ हैं कि आप नेशनल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट आपका कोई एक्ट है तो भी पीडा लग सकता है। और डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, आप ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं, जो आपकी महकमे के सीक्रेट्स हैं, आप उनको डिस्क्लोज़ करते हैं। सज़ाएं कौन कौन सी होती हैं, कुछ माइनर होती हैं जो छोटी सज़ाएं हैं, कुछ बड़ी हैं जिनको मेजर बोलते हैं, और कुछ रिटायरमेंट के बाद हैं। जो माइनर हैं वो कौन सी हैं और कितनी हैं। माइनर सज़ाएं जो हैं वो 5 हैं। सबसे पहले सेंश्योर है, छोटी सज़ा है, ये डांट डपट होती है। उसके बाद 1 महीने, दूसरी जो माइनर है वो 1 महीने की बेसिक पे, ये जुर्माना होता है। तीसरी सज़ा जो है आपको लोअर पे स्टेज में, यानी आप जो है जैसे हर साल जो है आपकी जो पे का स्केल है, स्टेज है, वो ऊपर जाती है। फॉर एग्जांपल आप 14 में पॉइंट रेगुलर हुए हैं तो 15 को आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आपकी बेसिक में इजाफा हो जाएगा। इसी तरह तो यहाँ पे रिडक्शन कर दी जाती है, यानी आपकी 5 साल जो इंक्रीमेंट हैं आपके, सादा लफ्ज़ों में, कि वो आप उनको ख़त्म करके आपको पीछे लाया जाता है, और ये मैक्सिमम 5 साल पीछे लाया जा सकता है। उसके बाद विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स हैं, जो सालाना इंक्रीमेंट्स लगते हैं वो जो है वो वापस ले लिए जाते हैं, और ये भी मैक्सिमम 5 साल के लिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है कि प्रमोशन आपकी जो हुई है उसको विद होल्ड कर लिया जाना, कि आप प्रमोशन कैटेगरी में हैं तो आपको प्रमोशन कैटेगरी में 5 साल सीनियरिटी में पीछे लाया जा सकता है। ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि आपका जो प्रमोशन है वो आपके जो जूनियर जिस डेट से प्रमोट हुआ है तो उस डेट से आपको क्या किया जाता है, जो आपके पीछे एक जूनियर था उस डेट से प्रमोशन को विद होल्ड किया जाता है। उसके बाद मेजर पेनल्टीज़ हैं, कौन कौन सी हैं। एक तो इसमें मेजर जो है वो रिकवरी है, कि आपने करप्शन को इम्प्लाई ने की है किसी ने, तो उससे उसकी रिकवरी हो जाएगी जितनी जितनी उसने करप्शन की है, बेज़ाब्तगी, माली बेज़ाब्तगी की है। उसके बाद रिडक्शन टू लोअर पोस्ट एंड पे स्केल, आप जो है एसएसटी हैं तो ईएसटी हैं तो पीएसटी, यानी लोअर पोस्ट में और लोअर ग्रेड में आपके पास 15 ग्रेड है तो 14 में, 12 में, जिस ग्रेड में भी अथॉरिटी डिसाइड करेगी वो आपको लोअर पे स्केल में और ग्रेड में। ये मैक्सिमम 5 ईयर्स है इसका पीरियड। फॉर फीचर ऑफ पास्ट सर्विस, पिछली जो आपकी सर्विस है उसको ज़ब्त कर लिया जाता है, जिसमें आपके इंक्रीमेंट्स, जिसमें आपकी सीनियरिटी, जिसमें आपकी प्रमोशन, जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। उसके बाद आपको ज़बरदस्ती रिटायरमेंट के आर्डर इशू किए जाते हैं, रिमूवल सर्विस से रिमूव किया जाता है,
अब यहाँ पे जो रिमूवल है, रिमूवल के बाद आप दोबारा सरकारी मुलाजमत वो नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, इससे मुराद ये होता है कि आप दोबारा गवर्नमेंट जॉब को के लिए जिससे आपको हटाया गया है वहाँ पे कभी अप्लाई नहीं कर सकते। ये हैं मेजर पेनल्टीज़। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी हैं कि उसकी पेंशन को रोक लेना और पेंशन के कुछ पार्ट को रोक लेना, या इसी तरह जो उसकी पेंशन है उससे अगर उसने कोई करप्शन किया तो उससे रिकवरी करना। ये तो इसकी सज़ाएं थी। अभी हम देखेंगे कि पीडा इनिशिएट कैसे होता है, इसका तरीक़ाकार क्या होता है। ये शॉर्टकट सा 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा, वैसे ये बड़ी लंबी चौड़ी बात है। जो आपकी अपॉइंटिंग या कंपिटेंट अथॉरिटी होती है वो क्या करती है कि उसने देखा कि आप किसी सरकारी एम्प्लॉय ने कोई मिसकंडक्ट किया है, इनएफिशिएंसी, करप्शन, या जो जिन ग्राउंड्स का मैंने पहले जिक्र किया उनमें से किसी भी ग्राउंड पे कोई ऐसी काम किया है जिसके पीडा इनिशिएट हो सकता है, तो अगर तो उसके ख़िलाफ़ ऐसे एविडेंस हों कि जिन पे मज़ीद इंक्वायरी करने की ज़रूरत ना हो, तो फिर क्या किया जाता है, फिर उस पर डायरेक्ट उसको शो कॉज का नोटिस दिया जाता है। और शो कॉज नोटिस का सरकारी एम्प्लॉय जो है वो क्या करता है, जवाब देता है। उसके बाद उसके जवाब को देखने के बाद अगर उसकी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो वो क्या करती है, उसके अगेंस्ट पीडा इनिशिएट कर देती है। जो या माइनर या मेजर पेनल्टीज़ हैं वो इनिशिएट हो जाती हैं। इन केस के अगर उसके ख़िलाफ़ जो एक्यूज़ के ख़िलाफ़ जो देखा गया है कि क्या उसके अभी जो उसने मिसकंडक्ट किया है या इनएफिशिएंसी, तो उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर क्या किया जाता है, फिर उसकी एक इंक्वायरी हेल्ड की जाती है। अब ये इंक्वायरी कौन है करता है, उस दौरान जिस दौरान इसकी इंक्वायरी होती है वो सस्पेंड रहता है, और ये सस्पेंशन का पीरियड 90 डेज़ होता है। 90 दिन जो है वो काम नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी तनख्वाह और मराद जितनी भी उसको मिल रही होती हैं वो ले रहा होता है उस टाइम। और 90 दिन के अंदर अंदर वो इंक्वायरी मुकम्मल करके इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट देनी होती है। अब इसमें कम से कम 3 मेंबर होते हैं। एक उसका कन्वेनर होता है, कन्वेनर के साथ 2 मेंबर अटैच किए जाते हैं। जो अथॉरिटी जो इंक्वायरी कमेटी होती है वो उस गवर्नमेंट मुलाजिम जिसकी इंक्वायरी की जा रही होती है उससे हायर स्केल के लोग होते हैं, और ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगेन कंपिटेंट अथॉरिटी ही इशू करती है। और उसके बाद 90 डेज़ के बाद तो अगर तो उसको पता चल जाए कि इसके अगेंस्ट जो एविडेंस हैं वो सेटिस्फैक्टरी हों, तो वो रेकमेंड करती है, जो इंक्वायरी कमेटी है वो रिकमेंडेशन देती है अपनी इन राइटिंग अपनी सारी प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद। और उस रिकमेंडेशन में मेजर या माइनर पेनल्टीज़ का ज़िक्र किया जाता है कि इसके अगेंस्ट पीडा एक्ट के फ़लाँ सेक्शन के तहत ये वाली जो माइनर या मेजर पेनल्टीज़ हैं ये इस पे लगाई जाएं। इन केस के इंक्वायरी कमेटी ने वो सज़ाएं जो हैं वो रेकमेंड कर दी, लेकिन जो एम्प्लॉय है उसको लगता है कि ये गलत तजवीज़ की गई हैं और ये पीडा गलत इनिशिएट हुआ है, तो अगेन वो जो है, या इवन के वो चाहता है कि ये इंक्वायरी कमेटी ठीक नहीं है, तो वो इन राइटिंग जो है वो कंपिटेंट अथॉरिटी को लिखेगा कि मैं इन ऑफिसर से इंक्वायरी नहीं कराना चाहता। तो कंपिटेंट अथॉरिटी को ये मजाज है, ये इख्तियार है कि वो इंक्वायरी ऑफिसर चेंज कर दे। और इसी तरह अगर इंक्वायरी हो जाती है, इंक्वायरी के रिज़ल्ट से अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ख़ुद मुतमईन नहीं है तो वो उसको जो है रिजेक्ट करके दोबारा इंक्वायरी कंपिटेंट अथॉरिटी भी करा सकती है। और इन केस के इसी तरह जो गवर्नमेंट मुलाजिम है वो भी ये बात देख सकता है कि उसके अगेंस्ट ये फ़ैसला ठीक नहीं हुआ, तो वो अपील कर सकता है। वो अपील नेक्स्ट अथॉरिटी जो उससे नेक्स्ट अथॉरिटी होगी उसको वो अपील करेगा। ये इसका तरीक़ाकार होता है। और इन केस के अगर नेक्स्ट अथॉरिटी भी उसी फ़ैसले को बरकरार रखती है तो गवर्नमेंट मुलाजिम के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी अदालत में जाके उस फ़ैसले को चैलेंज कर सकता है। अदालत अगर उस फ़ैसले को बरकरार रखती है तो ठीक है, अगर अदालत चाहे तो क़वानीन के मुताबिक उसको भी तब्दील फ़ैसले को कर सकती है। ये पीडा एक्ट की जो मेन फ़ीचर्स थे वो मैंने आपके साथ ज़िक्र कर दिए हैं। ये वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा एक्ट है, इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ भी हैं और बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी है जो कि यहाँ पे
चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी मज़ीद, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दे सकता। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए हों या PDACT, ये शॉर्टकट सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे स्लाइड्स में, ये अगर आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 030060137343। मैं रिपीट कर देता हूँ 030060137343। आप इस व्हाट्सएप नंबर से मुझसे ये स्लाइड्स या पीडा की प्रेजेंटेशन या PDF फाइल ले सकते हैं, इसमें आप मज़ीद भी इसके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे टेक्स्ट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। वीडियो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।